नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे सामंतवाद के बारे में। सामंतवाद शब्द का उल्लेख क्या है, अनेक प्राचीन साहित्यों और अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी उसमें सामंत शब्द का प्रयोग पड़ोसी राज्य के अर्थ में किया गया है। मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम बुद्ध चरित जो कि अश्वघोष द्वारा लिखित गई थी उसमें क्या है, सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया था। इस तरह सामंत क्या होता था, भूमि का स्वामी होता था। भूमि स्वामी वर्ग को सूचित किया गया है ये वर्ड। भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इसे कुछ विद्वानों ने भूमि अनुदान से विकसित बताया है। इसका मतलब क्या है कि जो सामंतवाद है वो कहाँ से शुरू हुआ, भूमि अनुदान से, भूमि दान से शुरू हुआ। सामंतवाद क्या है, पदानुक्रम पर आधारित एक व्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट किया जाता है। वस्तुतः पूर्व मध्यकालीन समाज में एक नवीन वर्ग के रूप में सामंतों का महत्व स्थापित हुआ। इन सामंतों के हित भूमि से जुड़े हुए होते थे। इसका मतलब क्या है, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो सामंतवाद थे ना वो एक पद पर आधारित होते थे। मतलब क्या है, सामंत भूस्वामी होते थे, सामंतों के ऊपर कौन होती थी, राजा, और सामंतों के नीचे कौन होते थे, हमारे किसान। मतलब ये पद पर आधारित है, पदानुक्रम, ठीक है। और क्या है, मध्यकालीन समाज में एक नवीन वर्ग के रूप में इनका महत्व स्थापित हुआ और इनका जो संबंध था वो किससे था, भूमि से इनके हित जुड़े हुए थे। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद अनेक राजनीतिक इकाइयों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या है, स्वनिर्भर स्थानीय उत्पादन इकाइयों का विकास हुआ। ठीक है, इसमें क्या बताया हमने कि जो राजनीतिक क्षेत्र है ना उसमें सामंतवाद ने अपनी उपस्थिति को दर्शाया और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी स्थिति को दर्शाया। सामाजिक क्षेत्र में क्या है, सामंतवाद की वजह से कृषक दासता की स्थिति निर्मित हुई और किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। सामंत के रूप में एक विशेष अधिकार वर्ग समाज में स्थापित हुआ। इस तरह सामंतवाद एक कमजोर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना को सूचित करता है। मतलब सामंतवाद के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं, ठीक है। अब क्या है, जो हमारे रामशरण शर्मा जी हैं इन्होंने क्या है, सामंतवाद के बारे में कुछ बातें बताई हैं। इन्होंने कहा कि लंबी दूरी के व्यापार का पतन हुआ, कि हम जो अपने दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे उनका पतन हो गया सामंतवाद के कारण। मुद्रा प्रणाली का ह्रास हुआ। और क्या है, ये आगे हम जब इनका प्रभाव पढ़ेंगे ना तब ये डिटेल से पढ़ेंगे। अधिकारियों को वेतन के स्थान पर क्या दिया जाने लगा, भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार। और तत्पश्चात क्या हुआ, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार भी उनको सौंपे जाने लगे। भूमि अनुदान के साथ साथ किसानों का भी हस्तांतरण किया जाने लगा। बेगार वृष्टि प्रथा का प्रसार हुआ। किसानों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जाकर बसने पर रोक लगाई गई। अब पढ़ते हैं हम कि सामंतवाद का विकास कैसे हुआ, ठीक है। और क्या है, देखो इसमें क्या बताया हमने। सामंतवाद का विकास प्राचीन भारत में भूमिदान परंपरा से देखा जा सकता है। भूमिदान की यह प्रक्रिया मौर्योत्तर काल में आरंभ हुई। इस तरह सातवाहनों के काल से भूमि दान आरंभ हुआ। इसका मतलब क्या है, जो सामंतवाद का विकास है ना वो प्रारंभ किससे मान सकते हैं, हम भूमि दान से मान सकते हैं। और सातवाहन काल में ये भूमिदान शुरू हुई थी। भूमिदान आरंभ में धार्मिक दृष्टिकोण से दिए जाते थे। जो प्रारंभ में क्या है, जो भूमिदान दी जाती थी वो किस दृष्टिकोण से दी जाती थी, धार्मिक दृष्टिकोण से। तथा तो दान ग्रहीता को, मतलब जो दान करने वाला है उसको क्या है, राजस्व संबंधित अधिकार दिए गए थे सिर्फ, ठीक है। गुप्त काल में क्या हुआ, जो दान ग्रहीता है उसको राजस्व के साथ साथ क्या अधिकार दिया गया, जो भूगर्भीय संपदा है उसका उपयोग करने और जो प्रशासनिक अधिकार हैं वो भी दिए गए, ठीक है। और राजा के सैनिक इस क्षेत्र में अब प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस तरह क्या हुआ, जो भूमिदान है, जो भूमि को प्राप्त करता है उस पर क्या है, भूमि पर आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण पहली बार कायम हुआ प्राप्तकर्ता का, ठीक है। समुद्रगुप्त के अभियान के समय क्या हुआ, सामंतवाद को और बढ़ावा मिला। समुद्रगुप्त ने जो विजय हासिल की थी, जिन राज्यों पर विजय हासिल की उनकी भूमि क्या है, उनको वापस लौटा दी, अपने
अंडर में नहीं की उन्होंने, वो उसके बदले उन्होंने क्या प्राप्त किया, धन प्राप्त किया। इसी वर्ग को क्या है, सामंत कहते हैं। यह वर्ग ही क्या कहलाया, सामंत कहलाया। इस तरह जो समुद्रगुप्त की क्या है, धर्म विजय या ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति है, इसका क्या है, सामंतवाद में बहुत योगदान है। और जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रसिद्ध, इसमें जो सामंतों के कर्तव्य हैं उनका विस्तृत उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, डीडी कौशाम्बी ने इस प्रक्रिया को क्या कहा, ऊपर से सामंतवाद। अर्थात इस बात का मतलब क्या है कि राजा द्वारा जो भूमि दान की जाती है, राजा द्वारा दिए गए भूमि दान के माध्यम से सामंतवाद वर्ग का निर्माण हुआ। ऊपर से सामंतवाद का मतलब क्या है, राजा ने भूमि दान की, उसको हम क्या बोलेंगे, सामंतवाद बोलेंगे, ऊपर से सामंतवाद। फिर हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ, जो दान गृहता है उसको राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकार के साथ साथ क्या हुआ, जो वहाँ के निवासी हैं जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी आदि पर भी क्या उसका अधिकार हो गया। तो इसका प्रभाव क्या निकल कर आया, जो दान गृहता है वो एक स्वायत्त शासक के रूप में सामने आया। और गुप्तोत्तर काल में जो अधिकारियों के वेतन के रूप में क्या है, उनको भूमिदान दी जाने लगी। मतलब जो राजा के अंडर कार्य करते थे अधिकारी, उनको वेतन के रूप में भूमिदान दी जाने लगी। अतः भूमि पर उनका क्या हो गया, पैतृक अधिकार हो गया। इस तरह नौकरशाही का भी क्या हो गया, सामंतीकरण हो गया। फिर क्या हुआ, जो सामंतकरण की स्थिति में क्या है, अब जो राजा है ना, जो दान गृहता है, वो अपने अधिकारियों को, अपने अधीनस्थों को भी क्या देने लगा, भूमि दान में देने लगा। फलतः क्या हुआ, उप सामंतीकरण की स्थिति सामने आई। अब उप सामंतीकरण क्या हुआ कि अपने अधिकारियों को भी देने लगा, उसको क्या बोलेंगे, उप सामंतीकरण। ठीक है, अब सामंत स्वयं भूमिदान करने लगे, क्योंकि अधिकारियों के पास तो पैसा होता था ना, ऊपर से राजा उनको क्या दे रहा है, भूमि दे रहा है, तो अब सामंत ही क्या करने लगे, भूमिदान करने लगे। इससे ही डीडी कौशाम्बी ने क्या कहा है, नीचे से सामंतवाद कहा है। सामंतवाद की यह प्रक्रिया 12वीं शताब्दी तक पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में फैल चुकी थी। हमने पढ़ा कि एक तो था ऊपर से सामंतवाद और एक था नीचे से सामंतवाद। ऊपर से सामंतवाद का अर्थ क्या है कि राजा द्वारा भूमिदान की जाती थी, और नीचे से सामंतवाद का अर्थ क्या है कि सामंतों के द्वारा ही भूमिदान की जाती थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सामंतवाद की विशेषताएं या फिर सामंतों के कर्तव्य क्या होते थे। इसमें क्या बताया गया है, जो सामंत है ना, वो भूमि का स्वामी होता था, वो राजस्व प्राप्त करता था, और उस अक्षेत्र पर उसका क्या होता था, प्रशासनिक नियंत्रण होता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करता था, वो न्याय करता था, निर्णय करता था। ठीक है, अब किसान के पास तो भूमि होती थी, लेकिन उसका क्या, उस पर अधिकार नहीं होता था। वह क्या है, जो सामंत है, जो भूमि का स्वामी है, उसको क्या देना पड़ता था, किसान को नगद अनाज और बिगाड़ देने के लिए बाध्य किया जाता था बेचारे किसान को। अब क्या बताया गया है, ये जो सामंत है ना, ये राजस्व की जो वसूली करते थे, वो उस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के लिए नहीं करते थे, बल्कि क्या थे, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए ये कार्य करते थे। सामंत अपने अधिकारों का पालन करवाने के लिए क्या करते थे, कानून का सहारा लेते थे, धार्मिक विधान का सहारा लेते थे, और जब यह लागू नहीं हो पाता था ना, तो वो क्या है, बल का प्रयोग भी करते थे किसानों पर। अब क्या है, सामंतों का प्रमुख कर्तव्य क्या था, युद्ध के समय अपने स्वामी को सैन्य सहायता देना, और समय समय पर क्या है, उनको गिफ्ट देते रहना। क्या सामंत जो थे ना, अपनी पुत्रियों की शादी राजपुरुषों से करवा देते थे, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था कि उनको शादी करवानी ही पड़ेगी। सामंत सेना रखता था, और क्या है, उसे मुद्रा जारी करने का भी अधिकार था, और अक्षेत्र धारणा करने का भी उसको अधिकार था। अब बारी आती है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसके प्रभाव को हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। पहले हम नकारात्मक पढ़ेंगे। जो रामशरण शर्मा ने बताया है कि सामंतवाद से क्या हुआ है, विघटन हुआ है। क्या हुआ है, विघटन हुआ है। और सकारात्मक में जो हमारे बीडी चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने बताया कि सामंतकरण से एकीकरण हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे हम राजनीतिक क्षेत्र में।
सामंतवाद से क्या हुआ, जो केंद्रीय प्रशासन है वो सीमित हो गया और राजा की शक्ति भी क्या हो गई, सीमित हो गई। जो अब राज्य की अवधारणा थी, चक्रवर्ती थी, जो शक्तिशाली थी, वो खंडित होने लगी, क्योंकि भूमि अनुदान राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी है। और क्या है, डी कोसाम्बी, रामशरण शर्मा ने अपने इसके ऊपर मत व्यक्त किए हैं। अब क्या, जो राजा है ना, प्रजा के बीच प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया, क्योंकि बीच में कौन आ गया, सामंतवादी आ गए, सामंत आ गए। अभी जो प्रजा की अपनी वफादारी थी, निष्ठा थी, वो किसको सौंप दी, उन्होंने सामंतों को सौंप दी। फलतः क्या हुआ, जो सामंत की शक्ति में वृद्धि होने लगी और क्या है, उनको क्या मिली, प्रजा की वफादारी मिली, निष्ठा मिली। एक निश्चित भूभाग पर क्या होने लगा, उनको राजस्व प्राप्त होने लगा और प्रशासनिक अधिकार भी हो गया सामंतों का। अब क्या हुआ, उनको प्रजा भक्ति मिली, प्राप्त होने के कारण क्या हुआ, सामंतों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन मिला। मतलब वो अब राजा के खिलाफ जाएंगे, अपना अलग राज्य बनाएंगे। फलतः अनेक राज्य अस्तित्व में आए। कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए, जैसे चंदेल, चौहान, गढ़वाल आदि। और ये राज्य आपस में संघर्षरत हुए, मतलब इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रही और ये राज्य आपस में संघर्षरत हुए। अतः तुर्कों के आक्रमण के समय एकजुट होकर क्या मुकाबला नहीं कर पाए और इनको हार का मुंह देखना पड़ा। अब क्या है, इस तरह भूमि अनुदान के चलते राजनीतिक विघटन तीव्र होने लगा और तुर्कों की वजह इसलिए ही हुई थी। सामंती संरचना के कारण क्या हुआ, नौकरशाही भी कैसा हो गया, वंशानुगत हो गई। और जो प्रशासनिक दक्षता में क्या कमी आई, जो योग्यताएं होनी चाहिए एक अधिकारी में, अब वो नहीं रही और राजकीय नियंत्रण भी क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, राजा की केंद्रीय सेना में कमी आई, क्योंकि सामंतों के पास क्या होती थी, सेना होती थी और राजा युद्ध के समय उनसे सेना मांगता था। फलतः राजा की निर्भरता किस पर हो गई, हमारे सामंतों पर बढ़ी। अतः सैन्य संगठन में एक रूपता नहीं रही। तुर्कों के आक्रमण के समय सैन्य संगठन कमजोर साबित हुआ, क्योंकि सामंती सेना व्यवस्था में समन्वय का अभाव था। ठीक है, एकता की भावना नहीं थी उनके अंदर। इस तरह संगठनात्मक कमजोरी तुर्कों की विजय में सहायक सिद्ध हुई। अब बारी आती है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। सामंतों के हित भूमि से जुड़े थे, सबको पता है ये बात। अतः किसान कारीगरों पर सामंतों का कठोर नियंत्रण स्थापित हुआ। उत्पादक वर्ग की गतिशीलता बाधित हुई। सामंत अपने अपने क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे कर आरोपित करने लगे। अतः क्या हुआ, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बाधित होने लगी। इसी क्रम में आत्मनिर्भर इकाइयों का विकास हुआ। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का क्या होने लगा, पतन होने लगा। विनिमय प्रणाली प्रमुख हुई और नगर उजड़ने लगे। उपसामंतीकरण की प्रक्रिया ने क्या किया, किसानों पर कर बोझ बढ़ा दिया। अतः किसान कृषि सुधार हेतु सक्षम नहीं रहा, क्योंकि कर इतने ज़्यादा लगने लगे उनके ऊपर, तो वो भूमि का सुधार कैसे कर सकते हैं। इस कृषक शोषण ने सामाजिक तनाव में वृद्धि की और क्या हुआ, युद्ध एवं आक्रमण के दौरान किसानों का सहयोग समर्थन सामंतों को नहीं मिला। सामंतवाद ने युद्ध मानसिकता को निर्मित किया और क्या है, प्राय सामंत उस वर्ग से संबंधित थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के बल पर उन्नति की थी। अतः युद्ध एवं संघर्ष उनका एक स्वाभाविक गुण बन गया। इस तरह सामंतों के आपसी संबंध संघर्षपूर्ण रहे। अब इनकी बात आती है सकारात्मक प्रभाव क्या क्या रहे। अपने आरंभिक चरण में भूमिदान ने कृषि क्षेत्र के विस्तार में भूमिका निभाई, सबको पता है। वस्तुत भूमिदान जनजातीय क्षेत्रों में दिए गए, अतः वहां कृषि का विकास हुआ। पहले कहाँ दी जाती थी भूमिदान, जनजातीय क्षेत्रों में दी जाती थी। दूरवर्ती क्षेत्रों में राजा भूमिदान क्यों देता था, इसके पीछे उनका लक्ष्य होता था ताकि वो अपने राज्य का विकास कर सके। ठीक है, दूरवर्ती क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासकों को सहायता मिली। वस्तुतः दूरस्थ क्षेत्रों में नियंत्रण रखने, शांति व्यवस्था स्थापित करने और राजस्व वसूली आदि के लिए सामंतों ने केंद्र सरकार के कार्यभार को उठाने में भूमिका निभाई। इस तरह संघीय शासन प्रणाली का यह रूप देखा जा सकता है। मतलब
मतलब राजा का क्या था, ये दूरदर्शी प्लान था कि दूरदर्शी क्षेत्रों में शांति की स्थापना करने के लिए सामंतों को नियुक्त कर दिया जाए, राजस्व वसूली कर लेंगे वो, ठीक है। फिर जो हमारे बीडी चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने क्या है, भूमिदान को एकीकरण के साधन के रूप में देखा। कैसे? उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भूमिदान दिए गए थे। मैंने जो बताया ना कि राजा का कुछ लक्ष्य था, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या है, भूमिदान दिया था। अपने अपने क्षेत्रों में सामंतों ने विद्वानों को संरक्षण दिया, फलतः अक्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य का भी विकास हुआ। मतलब अब इनके ये सकारात्मक पॉइंट बता रहे हैं। सामंतों ने क्या है, जो विद्वान हैं उनको अपने दरबार में रखा, इसके फलत क्या हुआ, फिर भाषा एवं साहित्य का भी विकास हुआ। इसी तरह सामंतों ने निर्माण कार्यों को भी क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। फलतः वहाँ पर क्या हुआ, वास्तुकला की क्षेत्रीय शैली विकसित हुई। जैसे चंदेल शासकों ने क्या है, खजुराहो में मंदिर बनवाए। इसी तरह सामंत अपने दरबार में नृत्य, संगीत, शासन, गायन को संरक्षण देते रहे, गायन वादन को संरक्षण देते रहे। अतः ललित कलाओं का भी विकास हुआ। अब इसके लास्ट में हम करते हैं यूरोपीय सामंतवाद से तुलना, और फिर ये टॉपिक हो जाएगा हमारा खत्म। यूरोपीय सामंतवाद आर्थिक संबंधों पर अधिक बल देता था। क्या कहता था, आर्थिक संबंधों पर अधिक बल देता था, जबकि भारत में ये स्थिति नहीं थी। यूरोप में सामंती संरचना के तहत कृषक क्या थे, दयनीय स्थिति में थे। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामंतों का पूर्ण नियंत्रण था और दास प्रथा का अमानवीय स्वरूप मौजूद था, ठीक है। भारत में किसानों की दशा अपेक्षाकृत बेहतर थी। भारत में सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण भूमि का स्वामी होते हुए भी जो राजा था या फिर सामंत था, नागरिकों के भू स्वामित्व का अपहरण नहीं कर सकता था। जबकि यूरोप में स्थिति क्या थी, उल्टी थी, ठीक है। भूमि पर पूर्ण अधिकार किसका होता था, सामंतों का अधिकार होता था, किसानों का अधिकार नहीं होता था। यूरोप में कृषक एक प्रकार से भूमि बंधक थे, जबकि जब कभी उसका हस्तांतरण होता था तो उस पर काम करने वाले कृषक भी बेच दिए जाते थे। मतलब सामंत के अंदर जो भूमि है उस पर जो कार्य कर रहे किसान, उनका भी हस्तांतरण कर दिया जाता था, उनको भी बेच दिया जाता था। और लेकिन इसके विपरीत क्या है, भारत में किसान क्रय विक्रय की वस्तु नहीं थे। विष्टि या बेगार भारतीय सामंतवाद का अनिवार्य अंग नहीं था, यह यूरोपीय सामंतवाद की अनिवार्य लक्षण थे। यूरोपीय सामंती व्यवस्था में उत्पादन की मैनर प्रणाली मौजूद हुई, जहाँ सामंत बेगार के माध्यम से उत्पादन कराते हुए उसका पूर्ण लाभ लेता था, ठीक है। यूरोपीय सामंती व्यवस्था संगठित रूप में मौजूद थी। भूमि क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए क्या स्थापित करते थे वे, कौंसिल जैसी संरचनाएं मौजूद थी, लेकिन भारत में सामंतवाद के लिए ऐसे संगठनों का निर्माण का अभाव था। यूरोपीय सामंतवाद की एक विशेषता ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में यह बात निराधार दिखाई देती है। नगरीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः विलुप्त हो गई थी। वस्तुतः कपिलवस्तु, वैशाली जैसे प्राचीन नगर उजड़ गए। उनके स्थान पर कन्नौज, नालंदा जैसे नवीन नगरों का उत्थान भी इसी काल में हुआ। यह टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद साथियों।